गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक जो मूल रूप से जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओजोन परत के बारे में खासकर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिस और बोरेलिस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स। मदर ऑफ फॉल क्लाउड किसको कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन किस टॉपिक को रिलेटेड है, किस टॉपिक से संबंधित है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इसलिए भी जानना चाहिए आपको क्योंकि वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों तरफ है उसकी संरचना कैसी है और किस तरह से वो निर्मित हुआ, साथ ही साथ उसमें किस तरह से परिवर्तन आते हैं। मतलब इंसानों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रहा कि आकाश को जब हम देखते हैं तो हमेशा एक ख्याल आता है कि बादल कहाँ तक होंगे या ये इनकी कंटिन्यूटी क्या है। बादल का निर्माण तो एक जिज्ञासा का विषय है ही, साथ ही साथ हमेशा इंसान जब आकाश को देखता है तो उसको लगता है कि ये अंदर, अगर बादलों के अंदर चला जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो देन वो जिज्ञासा इस वीडियो में आपकी शांत होगी विज्ञान के थ्रू। जैसे जो टॉपिक है हमारा आज का वो है वायुमंडल की संरचना और संगठन दोनों। आपने बचपन में इस तरह के क्लासेज में भी पढ़े होंगे इस तरह के टॉपिक को, लेकिन यहाँ पर उसको आपको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। ये आप जानते होंगे कि अगर गैसों की संरचना की बात करें पृथ्वी पर तो 78% नाइट्रोजन है, 20.9% के आसपास, मीन्स कुछ बुक्स में 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और उसके बाद ऑर्गन है। ये मेन गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये स्थिर गैसें मानी जाती हैं। 3 ऐसी गैसें हैं जिसको स्थिर गैसें कहते हैं जो पृथ्वी पर अस्थायी रूप से कायम है। इनकी संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि अगर ऑक्सीजन 20.9 है तो वो स्थिर रहेगा, नाइट्रोजन 78% है तो स्थिर है। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जिनके स्थिति में परिवर्तन कंटिन्यू होता रहता है, जैसे कार्बन जो है, अगर उसकी बात करें तो 0.3% और धीरे धीरे इसकी वृद्धि होती जा रही है। अगर आज कल की किताबों में पढ़िएगा तो 0.4% तक कार्बन आपको मिलता है। और इवन ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन ने कार्बन की मात्रा को और बढ़ा दिया है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव क्रियाकलाप ने इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। तो ये जो गैसीय संरचना है वो पृथ्वी के वायुमंडल में कहाँ तक है, इस चीज़ को भी इसमें समझा जा सकता है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। अब अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो फिगर में मूल रूप से ये स्थान की ऊंचाई किलोमीटर में आपको बताई गई है। ये किलोमीटर में है, 0 से 20, 40, 60, 80 और 100। सबसे नीचे का लेयर जो आप देख रहे हैं वो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल है क्या? क्षोभ मंडल को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई, अगर हम धरती पर इसकी बात करें तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के आसपास इसकी ऊंचाई जो होती है आपको मूल रूप से ज़्यादा पाई जाती है। मीन्स 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा के आसपास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। और ध्रुवों पर जो पोलर एरियाज है वहाँ पर इसकी ऊंचाई 7 से 8 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्यों वैरी करती है या अलग क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा होता है। तो वायुमंडल का सीधा सा अर्थ है कि हवाओं का एक स्फीयर, हवाओं का एक मंडल, जो लेयर क्रिएट होता है पृथ्वी के चारों तरफ, हवाओं का एक लेयर क्रिएट है। जब कोई स्थान गर्म होता है तो वो गर्मी से वो स्थान की आसपास की हवाएं जो होती हैं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, संवहनीय तरंगे बनती हैं। संवहनीय तरंगे क्या होती हैं? तो जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, ठंडी चीज़ गर्म हुई और ऊपर की तरफ गई, और ऊपर की ठंडी वस्तु फिर नीचे की तरफ आती है, फिर गर्म होके, जैसे पानी का गर्म होना। जैसे चाय बनाते समय पानी अगर ध्यान से आप देखिएगा तो संवहनीय तरंगों की तरह ही पानी गर्म होता है। मीन्स नीचे का ठंडा पानी गर्म हुआ, गर्मी से ऊपर गया
और वो हल्का होकर देन ऊपर का ठंडा पानी उस स्थान को, स्पेस को घेरता है और इस तरह से पानी गर्म हो जाता है। यही कारण है कि पानी गर्म होने के बाद अचानक ठंडा नहीं होता है। ज़मीन अचानक ठंडा होता है गर्म होने के बाद, और पानी जो होता है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। विषुवत रेखा के आसपास सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, गर्मी ज़्यादा मिलता है, तापमान होने के कारण हवाएं जो है उठकर ऊपर की ओर चली जाती हैं, तो इनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, 18 किलोमीटर तक ये पाई जाती हैं। ध्रुवों पर चूँकि ठंडा, ध्रुव ऐसा क्षेत्र है जहाँ सालों भर ठंडी पड़ती है, सूरज की किरणें नाम मात्र की होती हैं। तो इस एरिया में जब भी सूरज की किरणें नहीं मिलती हैं, तो उस समय जो लेयर होता है क्षोभ मंडल का, जो हवाओं की परत होती है क्षोभ मंडल की, जो मूल रूप से आप आंखों से देखते हैं बादलों को, तो वो लेयर जो होता है नीचे की तरफ होता है। चूँकि हवाएं बैठती हैं ठंडी के कारण, जो ठंडे के मौसम में कोहरा, कुहासा, ओस का बनना, ये सारी चीज़ें जो देखते हैं, ये इसी घटना का एक क्रम है। तो ये मूल रूप से 7 से 8 किलोमीटर के आसपास ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि तापमान कम होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? तो क्षोभ मंडल एक ऐसा मंडल है, जितना भी जलवायु में परिवर्तन आप देखते हैं, जलवायु में जो भी परिवर्तन आप देखते हैं एज ए ह्यूमन बींग्स, मानव जो है, तापमान में परिवर्तन आप देख रहे हैं, बादलों का गरजना, चमकना, वर्षा, आंधी तूफान, तरह तरह के चक्रवात, टॉर्नेडो जैसे नाम आप सुने होंगे, टाइफून, ये सारे चक्रवातीय तूफान जो होते हैं, इवन जो भी मौसम में बदलाव होते हैं, जो भी मौसम में बदलाव होंगे वो इसी लेयर में होंगे। मीन्स विषुवत रेखा के आसपास 18 किलोमीटर का एरिया और ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही ये बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर ये बदलाव नहीं होते, उसके ऊपर ना आंधी तूफान आता है, ना ही किसी तरह के इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो मूल रूप से क्षोभ मंडल जो है एक ऐसा मंडल है जहां मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट होता है। विक्षोभ मंडल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौसम में अलग अलग विक्षोभ पैदा होता है या अलग अलग परिवर्तन होता है, तो उसके कारण विक्षोभ मंडल भी इसको कहा जाता है। परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तापमान परिवर्तित होता रहता है, वर्षा हो गया, आंधी तूफान हो सकते हैं, तो परिवर्तन मंडल भी इसको कहा जाता है। इस मंडल में हवाई जहाज नहीं उड़ाए जा सकते हैं। जितने भी हवाई जहाज आप उड़ते हुए देखते हैं वो क्षोभ मंडल में नहीं होते हैं। क्षोभ मंडल साफ होने की स्थिति में ही ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा जनरली जो होता है क्षोभ मंडल में हवाई जहाज, एरोप्लेन नहीं उड़ाए जाते हैं। उसका कारण है इसमें मौसम जो होते हैं जनरली खराब पाए जाते हैं और आई साइट या साइट दृश्य जो होता है वो बहुत कम दिखाई देता है पायलट को। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की ये विशेषता रही। क्षोभ मंडल के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो मंडल पाया जाता है वो है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ट्रोपोपॉज पाया जाता है। मतलब ये एक संक्रमण सीमा है जहाँ क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है और जहाँ समताप मंडल शुरू हो रहा है, उसके बीच की सीमा है। मीन्स ये वो जगह है जहाँ पर ना तो क्षोभ मंडल की विशेषताएं पाई जा रही हैं और ना ही समताप मंडल की विशेषताएं पाई जा रही हैं। इस सीमा से ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल नाम से ही स्पष्ट है। समताप, सम प्लस ताप, जहाँ तापमान वैरी नहीं करता है, जहाँ तापमान अलग नहीं होता है, एक जैसा बना रहता है। इसकी ऊंचाई की चर्चा कर लें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंडल है क्षोभ मंडल की तरह ही। अगर इसकी ऊंचाई हम देखेंगे तो अलग अलग राय है वैज्ञानिकों के अनुसार, लेकिन एवरेज ऊंचाई 50 किलोमीटर तक इसकी मानी जाती है। तो इस मंडल की ऊंचाई मीन्स समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार ये 80 किलोमीटर तक है, लेकिन एवरेज ऊंचाई जो आज मानी गई है विद्वानों के अनुसार वो आपको 50 किलोमीटर के आसपास है। समताप मंडल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि तापमान इसमें वैरी नहीं करता है। ठीक है, अगर हम क्षोभ मंडल में हैं और क्षोभ मंडल में हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जनरली तापमान जो होता है एक तरह से घटता जाता है, ह्रास होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर क्षोभ मंडल में 1000 मीटर आप जा रहे हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, 1 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्षोभ मंडल में घटता है ट्रोपोस्फीयर में, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में इस तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो समताप मंडल में इस तरह का परिवर्तन नहीं है, मीन्स तापमान जो है स्थिर है,
किसी तरह का मौसमी बदलाव नहीं होता है, किसी तरह का आंधी तूफान ये सब नहीं इस मंडल में देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तो एरोप्लेन के लिए सबसे सुटेबल मंडल जो है वो आपको स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल को माना जाता है और इसी में उड़ते हैं। इस मंडल की विशेषता इसलिए भी है क्योंकि ओजोन लेयर की जो हम बात करते हैं, ओजोन परत, ओजोन गैस जो O3 है, ठीक है, इसकी गंध बहुत तीखी होती है, सड़ी हुई मछली की तरह इसकी गंध होती है। ओजोन लेयर को एक तरह से जीवनदायी परत भी कहा जाता है, एक ऐसी परत जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये बार बार पूछा है, कई बार पूछा है कि ओजोन लेयर की जो परत है या ओजोन गैस जो होती है किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई को लेकर, ओजोन लेयर की ऊंचाई को लेकर वैरी करता है लोगों में। तो ये मूल रूप से विद्वानों के अनुसार 20 से 35 किलोमीटर, मीन्स 35 किलोमीटर के आसपास ओजोन लेयर की एक परत पाई जाती है। अब इस गैस की चर्चा कर लेते हैं। गैस है क्या? तो ये एक जीवनदायी गैस है, एक लेयर क्रिएट करता है जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं, घातक किरणें होती हैं। अगर वो धरती पर डायरेक्ट पहुंचती हैं तो मानव का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर को बढ़ा देगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपके शरीर पर, त्वचा पर उसका जो असर होगा वो कैंसर के रूप में, आँखों पर अगर असर होता है तो मोतियाबिंद जैसी बीमारियां जो कि जनरली हो रही है लोगों को, तो ये सारे असर देखने को मिलते हैं। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि पृथ्वी रहने लायक नहीं होगी। ये उस पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, मीन्स एक छन्नी का काम करता है और उसको धरती पर आने नहीं देता है। तो ओजोन लेयर जो है इसलिए जीवनदायी गैस कही जाती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से, मानव क्रियाकलाप से ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई जगह ओजोन लेयर में छिद्र होने लगे हैं, फैक्ट्री कल कारखानों की जो गंदगी है या ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोल रहे हैं, तो उससे ये लेयर जो है नुकसान पहुंचा है और ये अपने आप में मानव भविष्य के लिए चिंता का विषय है, जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे इसको। एक चीज़ और जो इससे आता है समताप मंडल से, वो है नेक्रियस क्लाउड, मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड। कहाँ पाया जाता है? तो नेक्रियस क्लाउड जो है एक सीरियस बादल होते हैं। अब इसको समझने के लिए जान लीजिए कि बादलों का जो प्रकार होता है, जो आप आकाश की तरफ अगर देखते होंगे तो अलग अलग बादल होते हैं। कपासी बादल, कपास की तरह घुंघरेले बादल आपको नजर आते हैं। उसी तरह से एक सीरियस तरह के बादल होते हैं जो निक्रस क्लाउड के नाम से जानते हैं। मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड भी इसमें पाया जाता है। मीन्स आपके लिए बस इतना ही है, जब हम लोग बादल वीडियो पे डिस्कशन करेंगे तो देन उस पर उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, मध्य मंडल इसको कहा जाता है, उसके बीच में स्ट्रेटोपॉज पाया जाता है। सेम वही चीज़ है जो ट्रोपोपॉज के बारे में है। मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर की विशेषता ना इसमें पाई जाती है और ना ही मेसोस्फीयर की विशेषता पाई जाती है, और एक संक्रमण पट्टी पाई जाती है जिसमें दोनों की विशेषताएं नॉर्मल देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो मेसोस्फीयर मिलता है, मध्य मंडल इसको कहा जाता है। इसकी ऊंचाई विद्वानों के अनुसार 80 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसमें फिर से जो तापमान घट रहा था, इसमें भी वही चीज शुरू हो जाता है। क्षोभ मंडल में तापमान घट रहा था, समताप मंडल में गए तो तापमान स्थिर सा हो गया। लेकिन जैसे ही आप मेसोस्फीयर की तरफ जा रहे हैं, 80 किलोमीटर ऊपर की तरफ आप जाइएगा, तो तापमान जो होता है माइनस में जाना शुरू होता है। मीन्स 80 किलोमीटर पर आप जा रहे हैं तो -80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस, और इस तरह से तापमान ह्रास शुरू हो जाता है। मेसोस्फीयर जो है अपने आप में महत्वपूर्ण मंडल है। मूल रूप से अगर हम दैनिक क्रियाओं की बात करें तो मेसोस्फीयर एक ऐसा मंडल है जो सूरज से आने वाली किरणों को एक तरह से छन्नी का काम करता है। चूंकि ओजोन लेयर का जो परत मिलता है वो मेसोस्फीयर के बाद ही होता है, तो मेसोस्फीयर का महत्व जो है इंसान के लिए ज़्यादा हो जाता है। न्यूटिकल क्लाउड्स एक तरह के बादल होते हैं जो मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो ये मेसोस्फीयर के बारे में रहा। मेसोस्फीयर से हम जस्ट ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको मेसोपॉज होता है जो थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में होता है। मीन्स इसमें भी मेसोस्फीयर, मध्य मंडल और ताप मंडल, इसको थर्मोस्फीयर को ताप मंडल कहा जाता है। इन दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। ताप मंडल की अगर चर्चा करें तो इसकी ऊंचाई को लेकर आज भी विद्वानों में विवाद है, और ताप मंडल को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, आयन मंडल भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा आयन मंडल। और दूसरा होता है आयतन मंडल। ठीक है,
तो इसको दो भागों में बांटा गया है। आयन मंडल वही मंडल है जिससे आयन कण जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। जैसे आप रेडियो अगर सुनते होंगे तो रेडियो में आपको एक उद्घोषणा आती है, इतना मेगावाट्स पर या इतनी फ्रीक्वेंसी पर, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, लॉन्ग फ्रीक्वेंसी या मीडियम वेव पर ये प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। तो ये जो सारे चीज़ें आप सुनते हैं ये उसी मंडल से परावर्तित होती हैं। रेडियो वेव्स जो आपने सुना होगा, इस मंडल को, आयन मंडल को डी, ई, एफ और जी में बांटा जा सकता है। 4 इसके वर्ग है। डी एक ऐसा मंडल है, मीन्स आयन मंडल की लेयर की अगर बात करें तो डी मंडल जो है अस्थायी रूप से नहीं होता है, शाम होते ही ये मंडल समाप्त हो जाता है और ये मूल रूप से शॉर्ट वेव्स, आवृत्ति की किरणों को, शॉर्ट आवृत्ति को ये रिफ्लेक्ट करती है धरती की तरफ, बाकी किरणों को ये सोख लेती है। उसी तरह से ई मंडल की अगर बात करें तो ई मंडल जो है ये भी शाम होते होते समाप्त हो जाती है और ये मध्यम और लॉन्ग वेव्स, मीन्स मीडियम और लॉन्ग वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, शॉर्ट वेव्स को सोख लेती है। एफ और जी, इसके भी अलग अलग पार्ट को बांटा जा सकता है, F1 और F2, जिसके बारे में विद्वानों को बहुत ज़्यादा अभी तक जानकारी नहीं है। जी वेव्स के बारे में विशेष अभी जानकारी नहीं है। तो ये 4 आपको आयन मंडल के हिस्से हो गए। आयन मंडल से ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो आयतन मंडल आता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयतन मंडल खासकर 2 घटनाओं के लिए आपको क्वेश्चन से राइज होते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक तरह का चुंबकीय स्फीयर देखने को मिलता है और सूरज से बहुत सारी तरंगे जब इससे टकराती हैं तो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, जिसको मूल रूप से पूछा जाता है जिस तरह से क्वेश्चन, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये 2 घटनाएं यहाँ इस मंडल में देखने को आती है। अरोरा बोरेलिस आयतन मंडल में और अरोरा ऑस्ट्रेलिस आयतन मंडल में देखने आती हैं। अरोरा का अर्थ होता है प्रातः काल, सुबह, ठीक है। बोरेलिस उत्तरी भाग को कहते हैं और ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी भाग को कहते हैं, मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अरोरा बोरेलिस की अर्थ हो गया प्रातःकालीन का ध्रुवीय प्रकाश या सुबह का ध्रुवीय, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। उसी तरह अरोरा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ हो गया दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश, ठीक है। ये तब होता है जब चुंबकीय तरंगे फैलती हैं और सूरज के टकराती हैं, सूरज के स्फीयर से टकराती हैं और एक तरह की ऐसी किरणें निकलती हैं जो मूल रूप से मध्य रात्रि, आधी रात में ये क्रिया होती है। तो आकाश जो होता है आतिशबाजी, मीन्स जैसे पटाखे फोड़े जाते हैं उस तरह से आपको दिखाई देता है। ये एक तरह का आकाशीय घटना है। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि अरोरा बोरेलिस, कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना जो होती है किस मंडल में होती है। तो आपके लिए तापमंडल है अगर ऑप्शन है तापमंडल में, और अगर तापमंडल के सब डिवीजन कर दिए गए हैं तो एक्चुअल जो आंसर होगा वो आयतन मंडल होगा, इसमें वो घटनाएं। अरोरा बोरेलिस जो है, बोरेलिस नॉर्थ को कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया चूंकि साउथ में है तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस बना है। तो दक्षिण और उत्तरी सुबह का प्रकाश घटनाएं होती हैं। तो ये वायुमंडल की स्ट्रक्चर है जो ताप के अनुसार बांटा गया है, मीन्स ताप को देखकर ये वायुमंडल आपको ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल में बांटा गया है। रासायनिक स्ट्रक्चर को देखा जाए, रासायनिक संरचना के अनुसार 2 मंडलों में बांटा गया है, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल वो गैसों से बनी है जो परिवर्तनशील नहीं है, जिनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो सममंडल है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन गैसें जो है अस्थायी है, इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है धरती पर। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है, तो विषम मंडल उसको कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मानव एक्टिविटी से बहुत सारी क्रियाओं की से जो पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है उससे गैसों में परिवर्तन होना शुरू हो रहा है। मीथेन गैस में परिवर्तन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तन जो आ रहा है, ये सारे विषम मंडल के हिस्से होते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा कि इस वीडियो से आपको नॉलेज हुआ होगा, और कमेंट जरूर कीजिए अगर जिस तरह से नॉलेज आपको गया, अगर कहीं त्रुटि है, किस तरह की कमी है, बुक्स जरूर पढ़िए इस वीडियो को लेकर, आपको लगेगा कि क्या चीज़ें आपको मिली। क्योंकि विस्तार जो है बुक्स में है
हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें छूटी है, लेकिन आपके अगर वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितनी चीज़ें बताई गई उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।